नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द जेन्युइन टॉक्स पे। आज मैं मेरी मौजूदगी है पटना के जंक्शन पे, जहां आप में ये फुटेज देख सकते हैं। महावीर मंदिर के ठीक पीछे पटना जंक्शन के ठीक सामने हम खड़े हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है राम मंदिर। पिछले कुछ दिनों की ये खबर ये आता है कि राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में से कुछ राशि को चोरी कर लिया गया है। तो इसी मुद्दे पे हम यहाँ पे कुछ अंकल जी लोग बैठे हैं, कुछ भाई जी लोग बैठे हैं। इन सभी लोग से मैं जानना चाहूँगा कि इस पे इनकी क्या राय है। अंकल जी, हाँ जी, क्या आपको पता है कि राम मंदिर में, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में की रकम में से कुछ रकम को चोरी कर लिया गया है? क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये तो देखिए बहुत ही गलत बात हुआ है। जब भगवान के दरबार में भी जब चोरियां होने लगी, और लोग कितना सुरक्षित हैं ये तो कहना उचित नहीं है। ठीक है, क्या लगता है सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसकी? क्योंकि सरकार जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ था तो सरकार चीख करके इसकी क्रेडिट ले रही थी। तो अभी राम मंदिर में चोरी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए सरकार को। जब सरकार ही मालिक है राम का और उस मंदिर का, तो जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए इन लोगों को। लेकिन जिम्मेदारी ये लोग नहीं लेते। राम मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों पर चोरी हो जा रहा है। कहा जाता है कि यहाँ AI से लैस CCTV कैमरे मौजूद हैं, तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। इन तमाम तरह के कड़े सुरक्षा व्यवस्था में भी अगर चोरी हो जा रहा है तो और जगह की क्या बात करें? औरों की क्या बात करें, वहाँ पे मिली भगत है सारे मंदिर वालों की। ये मंदिर वालों की ही चाल है, कोई बाहरी लोग नहीं जाके वहाँ चोरी किए। नहीं, मंदिर वालों ने ही चोरी किया है और अंदर के कुछ लोगों ने चोरी किया है। बताया जा रहा है SIT की टीम गठित कर दी गई है और 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले पे अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया है कि छोटे लोगों को, छोटे पदों पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़े लोग इस मामले से भी अभी बचाया जा रहा है उनको। आपका क्या कहना है इस पे? आपको भी लगता है बड़े लोग को बचाया जा रहा है? बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों के ऊपर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। बिहार में देखिए जैसे शराबबंदी है, शराबबंदी में करोड़ों मुकदमे पेंडिंग्स पड़े हुए हैं। आज गरीब किसी तरह अपना खर्चा चला रहा है और मुकदमे का बोझ भी उठा रहा है, जबकि उससे ज़्यादा शराब की बिक्री आज बिहार में हो रही है। उत्तर प्रदेश से भी हो रही है, इधर झारखंड से भी हो रहा है। हर आए दिन लोगों की मौतें भी हो रही हैं। मुख्यमंत्री के ये कार्यालय है, इनका पार्टी कार्यालय है, अगल बगल में आपको हजारों लोग शराब बेचते, बोतल और गिलास लेके आपको मिल जाएंगे, जाके देखिए। लेकिन पुलिस वाले भी चुप हैं और राजनेता भी चुप हैं, दोनों। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अंकल जी आप। हाँ। लेकिन बिहार में शराबबंदी के बावजूद आपका ये कहना है कि खुलेआम शराब बिक रहा है? हर जगह बिक रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन की मिली भगत है। कैसे आपसे कहा कि वहाँ पे जो चोरी हुई है कोई बाहरी लोग नहीं गए हैं, उस संस्था के लोगों ने ही ऐसी घटना का अंजाम दिया है। तो ये आप जब ये खुलेआम दावा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात में सच्चाई भी हमें दिखती है, खुलेआम जब शराब बिक रहे हैं अंकल जी, तो ये बिहार सरकार को रेवेन्यू लॉस तो हो ही रहा है। तो ऐसे में क्यों नहीं इस शराब को चालू कर दिया जाए? अंकल जी, आप इस मामले पे क्या राय है आपकी? देखिए, आपके और हमें करने से शराब चालू नहीं होगा। नीतीश कुमार ने कसम खाया हुआ है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक शराब बिहार में नहीं बिकने देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी तो दिल्ली चले गए, वर्तमान सरकार के तो दिल्ली चले गए, ठीक है, लेकिन अपना बागडोर हमारे सम्राट चौधरी साहब को सौंपा गया है। वो भी उन्हीं के राह पर चल रहे हैं ताकि उनकी कुर्सी बरकरार रहे। कहीं उल्टा सीधा ऐसा वैसा काम कर दिए तो जो भी बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है वो भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार के ही राह पे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो पिछले 15-20 साल का जो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं अंकल जी? उस 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे नीतीश कुमार जी के सरकार को? नीतीश कुमार जी की सरकार को मैं नंबर अवश्य देना चाहूँगा। अंग्रेजों के जाने के बाद, शासन सरकार के गठन के बाद कोई ऐसा पहला मुख्यमंत्री बिहार में आया जिन्होंने बिहार को बदलाव एवं तरक्की के राह पर ले गए। कुछ ऐसे कार्य किए हैं उन्होंने जिसके वजह से बहुत ही नुकसान बिहार को भी हो रहा है, आम जनता को भी हो रहा है। ठीक है ना?
तो ऐसे कुछ नुकसान और फायदों का जिक्र करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी की वजह से बिहार को ये फायदा मिला और नीतीश कुमार जी की वजह से ये नुकसान हुआ बिहार को? देखिए, नल जल योजना है, नीतीश बाबू की देन है। बेशक हर जगह बंद हो गया है, लेकिन बहुत जगह चालू भी है। जहाँ चालू हुआ है वहाँ के लोग आनंद ले रहे हैं। बिजली बेचारे दे रहे हैं गरीबों को, पानी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का बच्चों का खर्चा भी मिल रहा है सरकार की तरफ से। नली गली रोड की भी व्यवस्था उन्होंने किया। मगर जब से ये सब कुछ बना आज तक उसकी रिपेयरिंग करने कोई नहीं गया। हर जगह का रोड का इतना बुरा हाल है, गांव में भी नली गलियां सब तोड़ दिए ये नल जल बिछाने वालों ने। तो अब उनके जाने के बाद कोई विकास योजनाओं का काम नहीं चल रहा है, ठीक है ना। उनके जाने के बाद विकास योजनाओं का कोई काम नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपका। हाँ, अंकल जी, गांव में तो कुछ भी काम नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये नल जल योजना का आपने जिक्र ये किया, आपने ये बताया कि कई जगह पे नल जल योजना कामयाब रूप से चल रहा है और कई जगह पे नल जल योजना वो बंद हो गया। 50% बंद हो गए हैं। 50% मैं भी सुन लेने वाला नहीं है। मैं भी इस बात से आपकी इस बात से सहमति रखता हूँ। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जिस जगह पे नल जल योजना बंद हो गया उस जगह पे भी लोग पानी पी रहे हैं, तरीके से रह रहे हैं, पानी की कमी नहीं है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस नल जल की आड़ में कोई बड़ा घोटाला हुआ है? क्योंकि अगर सरकार तो सीधे तौर पे अपने खाते में पैसे ट्रांसफर कर नहीं सकती, अगर आपको घोटाला करना है तो किसी तरह का योजना को आपको पास करना पड़ेगा, उस योजना को पास करके आपको घोटाले करने होंगे। देखिए, इसमें घोटाला हुआ है। नल जल योजना में जिस दिन जांच होगी बहुत बड़े बड़े अधिकारी फंसेंगे। 3 कनेक्शन दिया जाना था प्रति परिवार को, लैट्रिन, बाथरूम एंड किचन। लेकिन इन लोगों ने पंचायत स्तर पे या पंचायत के जो सदस्य हैं उन्होंने सिर्फ 1 कनेक्शन दिए। 2 कनेक्शन का पाइप उसकी टूटी। ये फायदा ही हुआ ना उनका। बिल्कुल बिल्कुल फायदा है। तो ये फायदा तो स्थानीय लोगों को हुआ होगा ना। भले ही स्थानीय लोग जिन्होंने इस काम को करवाया, हो सकता है उन्होंने घूस दिया या किसी और तरीके से काम करवाया। मुखिया को फायदा हुआ है, वार्डों को फायदा हुआ है, खुलेआम इसमें लूट हुई है। लेकिन कोई जांच करने वाला नहीं है। चलिए, वर्तमान इस टाइम पे अगर देखें, नल जल को अभी पीछे छोड़ते हैं, महंगाई की क्या स्तर है अंकल जी, कैसे देखते हैं आप? महंगाई देखिए आजकल इस कदर बढ़ गई है कि 500 रुपीज की कीमत मात्र 100 रुपीज के तक बराबर रह गया। और आप ये क्यों कह रहे हैं? क्या चीज? ये क्यों कह रहे हैं 500 रुपए की कीमत 100 रुपए की बराबर रह गई है? ये आप क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि 500 रुपए आज हम खुला करते हैं तो 4-5 घंटे में या पूरे दिन में खत्म हो जाता है। 500, ये बात भी सही है। 500 रुपए पूरे दिन में कोई खर्च हो जाता है। जबकि एक गरीब 500 रुपए ही कमाता है और उसका 500 रुपए खर्चा नमक, तेल, चावल, दाल में ही खत्म हो जाए तो फिर आगे का काम वो बेचारा कैसे करेगा? मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये केंद्र में मोदी जी के सरकार आने से पहले 2014 से पहले की बात है। उस समय किस कीमत पे गैस खरीद रहे थे आप? 500 रुपए। 500 रुपए में। उस 500 रुपए जब गैस खरीद रहे थे आप, तो तमाम ऐसे लोग थे, जैसे उसमें रामदेव बाबा का जिक्र नाम आता है, स्मृति ईरानी का नाम आता है, तमाम ऐसे बड़े लोगों का नाम आता है जो रोड पे गैस सिलेंडर लेके धरना पे बैठ गई थी। आज हालत ऐसी है कि 1200 रुपए में आपको गैस खरीदते हैं। बिल्कुल। जो जिनका कनेक्शन है, जिनके पास कनेक्शन नहीं है, वो 2,500 रुपए तक दे करके गैस खरीद रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि आज वो नेता कहाँ है जो 500 रुपए के लिए सवाल उठा रहे थे, 1200 रुपए के लिए सवाल नहीं उठा रहे? बताइए, कोई भी नेता आज बोलने को राजी नहीं है। कांग्रेस के लोग हों या आरजेडी के लोग हों, इनको चाहिए कि आप विपक्ष में बैठे हैं तो सरकार का ध्यान केंद्रित करें या आम जनता की जो समस्याएं हैं, बहुत ही कठोर समस्याएं हैं, उसका निदान करने के लिए किसी भी हद तक आप पार हो कर जाए, तब ये लोग सुनने वाले हैं। ये शराबबंदी जो है नीतीश बाबू की, बिहार की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं था। इनका सिर्फ
मकसद था कि जितनी भी महिलाएं हैं उनका वोट कवरिंग हम अपने पास कर लें। ऐसा हुआ भी। हाँ, महिला पे उनका फोकस महिला थोड़ा का फोकस ज्यादा रहा। हाँ। चाहे वो जीविका दीदी का मामला हो या बिल्कुल। तमाम तरीके के मामला हो, शराबबंदी से जीविका दीदियों को देखिए, जीविका दीदियों को ये इस रूप में जोड़ रखे हैं, 1000-2000 रुपए महीना दे रहे हैं। प्रति माह वो अपने सदस्यों से 10 रुपए की वो करती है वसूली प्रति हफ्ते। उसके बाद भी उन गरीबों को कोई कुछ लाभ नहीं मिलता। आप नहीं मानेगा, आज हम 5 साल से जीविका सदस्य हैं, अपनी पत्नी को बनाए हुए हैं, लेकिन आज तक उस जीविका समूह के किसी ने भी कोई मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। सोचिए, तो ये जीविका समूह भी समझिए कि ठेली है। ये सिर्फ उनको अपने पास रखने का एक जरिया है जीविका समूह। ये अच्छे दिन का लालच देकर के हमसे वोट लिया गया। सही कहे, बिल्कुल सही कहे। अच्छे दिन का लालच देकर के हमसे वोट लिया गया, बताया गया। जिस समय नरेंद्र मोदी जी 2014 में शपथ ग्रहण ले रहे थे, उससे पहले $1 की कीमत रुपए के मुकाबले कितनी रही होगी? 60 रुपए, 65 रुपए, या उससे कम, या 5 रुपए आसपास इधर उधर रही होगी। आज $1 की कीमत 95 रुपए तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि पिछले महीने के अगर मैं जिक्र करूं तो पाकिस्तान का रुपया भी भारत के रुपये से बेहतर किया है पिछले महीने। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान का रुपया भी भारत के रुपये के मुकाबले बेहतर किया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अमीरों की सरकार है। भाजपा में जो लोग बैठे हुए हैं बहुत बड़े अमीर लोग हैं, उद्योगपति हैं, बहुत बड़े बड़े संतों का ग्रुप भी है इनके साथ, बहुत बड़े बड़े गुंडे मवालियों का भी ग्रुप इनके साथ है। भाजपा के साथ बड़े बड़े लोग भी और गुंडे मवाली भी हैं। गुंडे मवाली का साथ भी है, इनका सहयोग है 100%, माने आप। आज मैं बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है आपको कि शराब पीकर जो आज आम जनता गरीब मर रही है, बड़े बड़े लोग तो चलिए उत्तर प्रदेश से मना लेते हैं, झारखंड से मना लेते हैं, 500 का मान लो 1000 रुपए में भी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पी रहे हैं। आप पाबंदी नहीं लगा सकते। जिस तरह दूध पीना जरूरी है, उसी तरह पीने वालों को शराब पीना भी जरूरी है। मैं देख रहा हूं अंकल जी, आप शराब बंदी का जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। क्या देखिए, बिहार सरकार को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, आज महंगाई आखिरी चरण सीमा पे है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। नीतीश कुमार से कोई ये नहीं पूछा कि आप करोड़ों लोगों को होटल, रेस्टोरेंट, बार रूम सब कुछ बंद कर दिया, आपने कंपनियां बंद कर दी। कितने लोगों को रोजगार नीतीश बाबू दिए हैं? सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की चमचागिरी करते हैं। सिर्फ उनको पता है कि हर घर की सदस्य की महिला मालिक है, सभी उसके गुलाम हैं, मर्द हो, बेटे हो, सभी हो। तो मैं आपसे ऐसे में सीधे तौर पे, आप बहुत आक्रोशित नजर आ रहे हैं अंकल जी, तो ऐसे में मेरा सीधे तौर पे ये सवाल है कि जब हम मर्द लोग वोट डालने जाते हैं तो अपने दिमाग में, चूंकि नीतीश कुमार जी पे तो आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनका टारगेट सिर्फ महिलाओं के ऊपर है, महिला समाज, उनका ध्यान सिर्फ महिलाओं पे है। तो ऐसे में जब हम वोट डालने जाते हैं तो किन मुद्दों का ध्यान रखें अंकल जी, बताइए। देखिए, किन मुद्दों का ध्यान रखें, हमारे और आपके मुद्दे के ध्यान रखने से ये बात बनती नहीं है। हर जगह जब 10,000 रुपए देकर आपसे हम वोट ले रहे हैं, 5,000 रुपए देकर हम आपसे वोट ले रहे हैं, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। तो ये आप नीतीश कुमार जी की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जीविका दीदियों को 10,000 रुपए देकर सीधे तौर पे वोट खरीदा है? बिल्कुल खरीदा है, बिल्कुल खरीदा है। अगर पहले कहते थे यही नीतीश बाबू कि हम बिहार के किसी भी गरीब को बिजली फ्री में नहीं देंगे, ठीक है। बिजली की बात करें तो बहुत से ऐसे राज्य सरकार है जो सत्ता में बैठी हैं, वहाँ के लोगों को मगर ये नहीं दे रहे हैं, मगर ये नहीं दे रहे थे। शुरुआत दिल्ली की सरकार सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने की। हाँ, शुरुआत उन्होंने ही की, केजरीवाल साहब ने किया था। तो ये तो इनका एक फोकस है, किसी तरह सरकार बनना, किसी तरह, चाहे सरकार का फंड ही खाली क्यों ना हो जाए, खजाना ही खाली क्यों ना हो जाए, किसी तरह इनका सरकार बननी चाहिए। तो इस बार ये पेंशन 10,000 रुपए, ये 3 सिस्टम को बांट कर आम जनता के बीच में इन्होंने सरकार बना ली। तो आप लोगों ने देखा अंकल जी ने बड़े कड़ाकेदार से सरकार एवं
सभी मुद्दों पे खुल करके बात किया। आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, अंकल जी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अंकल जी की सभी मुद्दे सरकार की कानों तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।